पर डिपेंडेंट है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो चार्ज जीरो हो नहीं सकता, तो इसके जीरो होने के लिए कि फोर्स जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन आता है जिसका डाउट बच्चों को अक्सर रहता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा क्यों? कारण यह है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं तो उस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब कहानी सुनो, मैंने बात करी ये एक सरफेस लेकर के, दिस इज माय डिजायर्ड सरफेस। मैंने बात करी मेरे इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। मैंने यहां पर कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। मेरा कहना यह है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये बी और ये ए पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या हो गया, इफ वी ए बी इक्वल टू जीरो तो वर्क डन भी ए और बी के बीच में कितना होगा, जीरो। किसके लिए वर्क डन कर रहे हो, चार्ज क्यू नॉट के लिए, क्यू नॉट चार्ज के लिए। अगर चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना है, अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, अगर चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई देखो वर्क डन कब आएगा, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स जीरो तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। और वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, तो आपने पढ़ा V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो अगर वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, तो पोटेंशियल के जीरो होने, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल के जीरो होने के लिए वर्क डन का जीरो होना जरूरी है। और वर्क डन के जीरो होने के लिए फोर्स का जीरो होना जरूरी है। और फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, कहानी समझना, फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो चार्ज जीरो हो नहीं सकता, तो इसके जीरो होने के लिए कि फोर्स जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना, ये पूरी एक चेन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो, उसके लिए वर्क डन जीरो, उसके लिए फोर्स जीरो, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल जीरो। ये बात समझ में आई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हारा नहीं तो कागज पे लिखा हुआ ज्ञान है, जो कई कागजों में लिखा हुआ है, अलग अलग किताबों पे भी और तुम्हारी कॉपी में भी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। तो ये पूरी कहानी नीचे की इंपॉर्टेंट थी जिस पर तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं, तो मैंने कहा फिर क्या करना है, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो अगर इंक्लाइंड लेंगे तो क्या होगा आप ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होते हुए कैसी हो गई, इंक्लाइंड टू सरफेस, ठीक है। इंक्लाइंड टू सरफेस हुई तो कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, बोला थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है। जब थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या बनता है, बोले कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो क्या बनता है, साइन। तो ये हो गया ई साइन थीटा और ये हो गया ई कॉस थीटा। ये दो कंपोनेंट आ गए, एक तरफ आ गया ई साइन थीटा और एक तरफ आ गया ई। अब इससे आगे की बात, आपने बोला कि एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो आप थीटा की कोई वैल्यू ले लो, मान लो 30 डिग्री ले लो तो √3/2, तो √3/2 ई, तो कुछ भी वैल्यू लोगे, सिर्फ 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आ गई। ऑन द सरफेस अगर एंगल थीटा से इंक्लाइंड है, 90 डिग्री नहीं है थीटा की वैल्यू, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स होगा, फोर्स है तो वर्क डन होगा, वर्क डन है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो काय की इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहां पर